रेडिएशन इफेक्ट, पहला तो ये था हाई डोज और लो डोज के डेफिनेशन में। दूसरा रेडिएशन इफेक्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी डायरेक्ट रेडिएशन अगर लगे तो क्या इफेक्ट होगा, और इनडायरेक्ट रेडिएशन लगे तो क्या इफेक्ट होगा, या फिर डायरेक्ट सेल के ऊपर लगे, डीएनए के ऊपर लगे तो क्या होगा, और सेल के आउटर मोस्ट लेयर पे वगैरह पे लगे तो क्या होगा, इस तरीके से है। तो ये है आपका डायरेक्ट वाला देखते हैं। When the radiation interact with the atom of the DNA molecules or some other cellular component critical to the survival of the cells, अगर कभी जो रेडिएशन है डायरेक्ट डीएनए मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, या फिर सेलुलर कंपाउंड से करेगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि जो सेल है उसका सर्वाइवल क्रिटिकल हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसी टाइम पे खत्म हो सकता है, म्यूटेशन आ सकता है। पर अगर इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो क्या होगा, when the radiation not interact with the DNA and its component which damage very small parts of the cell, और अगर डायरेक्ट डीएनए से नहीं हो, यानी सीधी सी बात है, अगर ये डायरेक्ट इफेक्ट अगर चेक करना है तो चेक करेंगे कि जो रेडिएशन है इफेक्ट कहाँ दे रहा है, डायरेक्ट डीएनए पे हो रहा है या फिर डीएनए पे ना होकर के सेल के किसी छोटे से पार्ट्स में हो रहा है। मान लो ये सेल्स है, तो इसके किसी छोटे से पार्ट्स पे या इतने दूर पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट वाला। तो इससे सेल खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा टोटली, ये नहीं हो सकता। बट अगर डीएनए पे पड़ेगा तो ये टोटली डिस्ट्रॉय हो सकता है, खराब हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है उसमें, और म्यूट होकर के जिस फंक्शन के लिए जिस सेल को बनना था वो ना बन करके वो कोई और फंक्शन करने लग जाएगा। ये इफेक्ट होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, ठीक है। उसके बाद जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी जो है सेल का रेडिएशन के थ्रू या फिर जो हमारे बॉडी में पार्ट्स है, ऑर्गन है उसका, ये कैसा है, तो ये इसमें दिया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा होता है, लिम्फोसाइट। उसके बाद ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल्स, जाइंट सेल्स, नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स। इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट सेंसिटिव आपका ये है लिम्फोसाइट, और लिस्ट सेंसिटिव नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स है। लिस्ट सेंसिटिव ये है जो लगातार बनने वाला सेल है हमारे बॉडी में, ठीक है, वो सेल सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है रेडिएशन को लेकर के। और जो मतलब एक बार बन गया और वो सिर्फ और सिर्फ उसमें रिपेयरिंग होता है, तो वो लिस्ट सेंसिटिव होता है। नोट, अब ये एक नोट पॉइंट है, देख लेते हैं नोट पॉइंट क्या है। नॉट ऑल सेल्स आर इक्वली सेंसिटिव टू रेडिएशन, यानी हमारे बॉडी में जितने भी सेल है सभी सेल एक जैसे सेंसिटिव नहीं है रेडिएशन को लेकर के। कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा है, कोई बहुत कम है, कोई मीडियोकर है, ठीक है, इस तरीके से सेंसिटिव है हमारा बॉडी जो है सो रेडिएशन से। उसके बाद पहला तो हो गया आपका जो हाई डोज लो डोज रेडिएशन का इफेक्ट, दूसरा हो गया था आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद है एक डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, राइट, और इसके बाद स्टोकेस्टिक इफेक्ट होगा एक, ये है। तो ये भी एक इफेक्ट है हमारे बॉडी पे रेडिएशन का। अब डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट देख लेते हैं, ये सब मिला जुला है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं ना तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स जो है सो आपका बेहतर हो सकता है, बहुत अच्छे से आप पॉइंट्स ले सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपको बहुत लिखना होता है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो ये सब चीजें हैं, इस सब चीज को, बाकी सब इफेक्ट्स एक बार जो हो गया वो हो गया, कॉमन से इफेक्ट्स है वही होता है बार बार, या फिर इसी चीज को अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट बना के अलग अलग टॉपिक बना के बताया गया है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स है, उसको पढ़ते हैं। इन दिस इफेक्ट इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन इंक्रीज विथ इंक्रीज एब्जॉर्ब डोज रिपीटेडली एक्सपोजर, ठीक है, जब रिपीटेड एक्सपोज करते हैं तो एब्जॉर्ब डोज बढ़ता है इन द अफेक्टेड इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल ऑलरेडी अफेक्टेड है रेडिएशन डोज से, ठीक है, अब उसमें रिपीटेडली अगर एक्सपोज कर रहे हैं तो उसका डोज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो डोज बढ़ने से क्या होगा कि हार्मोन इनबैलेंस होगा, ठीक है। अब इस हार्मोन के इनबैलेंस होने से कोई ना कोई डिजीज होगा हमारे शरीर में या फिर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो उस इफेक्ट को कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। या फिर अगर डिटर्मिनिस्टिक का सिंपल वर्ड में मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये होता है कि होने वाला, किसी भी कंडीशन में वो होगा ही होगा, उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। यानी हार्मोन एक बार अगर खराब हो गया या फिर इनबैलेंस हो गया
तो जो इफेक्ट है वो होगा ही होगा, उसका कोई तोड़ नहीं है जब तक हम इलाज नहीं करवाते। ये चीज है डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स है ये है, पहला कैटरैक्ट है, ये सब कॉमन है, वो सब में आएगा, ठीक है। कैटरैक्ट है, स्किन इरेथेमा है, एपिलेशन है, ऑर्गन एट्रोपी है, फाइब्रोसिस है, रिप्रोडक्शन रिडक्शन ऑफ ब्लड है, स्पर्म काउंट का जो है वो ऊपर नीचे हो जाना है। All these above effects occur when the dose of radiation exposed is more than 0.5 ग्रे। अब ये जो ग्रे है, ये ग्रे एब्जॉर्ब डोज का यूनिट है। एब्जॉर्ब डोज का यूनिट है GRAY, जिसको शॉर्ट में GY लिखते हैं, और एक होता है रेड RAD, ठीक है। ये एब्जॉर्ब डोज का यूनिट है। The main objective of radiation protection is to prevent the occurrence of deterministic effects। अब जो आपको पता होगा कि रेडिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट वगैरह सब आया है हमारे देश में, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है, और ये बताता है कि हमें बताता है कि हमें कितना यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस केस में कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो मेनली आया है डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट जो होता है हमारे बॉडी पे, उस चीज को रोकने के लिए। क्योंकि अगर एक बार हार्मोन इनबैलेंस हो गया तो वो लंबा चलता रहेगा, होता रहेगा, उसके कारण इफेक्ट होता रहेगा। एक बार अगर हो गया तो उसके कारण इफेक्ट होता रह जाएगा, ये चीज है। इस वजह से उसको मतलब क्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स, डिटर्मिनिस्टिक डोज आल्सो डिपेंड ऑन द थ्रेशोल्ड, और इसका एक थ्रेशोल्ड होता है। मान लो हमारे बॉडी का पावर है कि 10 ग्रे, ठीक है, 10 ग्रे रेडिएशन को जो है सो वो टॉलरेट कर सकता है। पर अगर 10 ग्रे से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 12 ग्रे हमें रेडिएशन पड़ जाता है, तो फिर ये डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से फिक्स है कि अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। तो इस तरीके से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड डोज होता है, यानी फिक्स डोज है कि अगर इससे ज़्यादा हो गया तो फिर आपका इफेक्ट इस कैटेगरी में आएगा या फिर इसमें आएगा, इस तरीके से। इसके बाद है स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स। इफेक्ट्स इज नॉट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एब्जॉर्ब डोज, ठीक है। अगर आप एब्जॉर्ब डोज बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट्स नहीं बढ़ेगा। इन इट कैन कॉज इफेक्ट ऑफ वेरी लो डोज, और इसका इफेक्ट बहुत कम डोज पे होगा, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिएशन डोज, इसके रेडिएशन डोज से कोई मतलब नहीं है। दिस इफेक्ट इंक्लूड्स, इसका जो इस इफेक्ट्स का जो सिम्टम है वो है कैंसर, ल्यूकेमिया, थायराइड, जेनेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। All these above effects seen after very long period which when individual get radiation dose, ठीक है। ये बहुत समय में जाके, मान लो अगर कोई लगातार उसमें काम कर रहा है, कोई टेक्नीशियन है और कोई ऐसा पर्सन जिसको बार बार एक्सरे की जरूरत है, तो उसमें ये सब इस तरीके का इफेक्ट्स बहुत लंबे समय के बाद दिखेगा, क्योंकि वो बार बार एक्सपोज हो रहा है। इफेक्ट दिखेगा पर बहुत लंबे समय के बाद दिखेगा, ठीक है। तो ये जो आएगा ये आपके स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स में आएगा। एक है सोमैटिक रिस्क। रेडिएशन इफेक्ट्स प्रोड्यूस इन एन exposed individual during his lifetime are called somatic effects. Largest risk of radiation exposure is cancer। अगर आप बार बार रेडिएशन से एक्सपोज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही एक्सपोज हो रहे हैं, तो आपके केस में ये बनता है कि आपका जो सिम्टम है वो कैंसर का हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा रिस्क है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो पा रहे हैं तो चांसेस बनते हैं कि आपको जो है सो कैंसर का कैंसर जैसे डिजीज का सामना करना पड़ जाएगा। इसके बाद होता है कैंसर में थायराइड कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद रेडिएशन वर्कर हैज मोर जेनेटिक रिस्क, और जो रेडिएशन वर्कर है जो रेडिएशन में काम करते हैं किसी भी तरीके के रेडिएशन में, तो उनको जो है सो ये सब हो सकता है। बाकी रेडिएशन का और ये इफेक्ट्स है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, क्रोमोसोम अल्टरनेशन, जीन म्यूटेशन कैन कॉज
एरिथेमा, ये सब अलग अलग तरीके से है। और ये डोज है, ठीक है, कि कितना डोज पड़ेगा तो क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या सिम्टम आएंगे, और डेज कितने हैं, कितने दिन में कितना जो है सो आपका ये आने वाला है, और क्या क्या सिम्टम आएगा। फिर अपना दो पेज और बाकी है, उसको अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। बॉस, अब अगला टॉपिक है फेटल रिस्क और प्रेगनेंसी, यानी रेडिएशन का इफेक्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसे हो सकता है, किस तरीके का इफेक्ट पड़ सकता है अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम पे रेडिएशन से एक्सपोज हो जाए। कोई लेडी अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे रेडिएशन से एक्सपोज हो जाती है तो किस तरीके का इफेक्ट जो है सो उसके ऊपर, या फिर जो बच्चा होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे उस पर किस तरीके का इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये जो इफेक्ट है, देख रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन एम्ब्रियो एंड fetus आर एज फॉलो। पहला तो हो गया आपका लिथल इफेक्ट, इसके बाद माल फॉर्मेशन, ग्रोथ डिस्टर्बेंस विथ माल फॉर्मेशन एंड कार्सिनोजेनेसिस। ये जो आपका पहला है लिथल इफेक्ट, ये मतलब इफेक्ट टोटली ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ेगा जो अंदर में बच्चा होगा फीटस पे, उसका जो है सो जान भी जा सकता है, या फिर उसमें किसी तरीके का जो है सो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा जो कि उस प्रॉब्लम के साथ ही वो जो है सो बाहर आएगा और वो हमेशा के लिए रह जाएगा उसके शरीर में। इस तरीके का जो है सो इफेक्ट हो सकता है। बाकी ये चीज माल फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्रोथ डिस्टर्बेंस हो जाएगा, कार्सिनोजेनेसिस यानी कुछ ऐसा उसके जीन में जो है सो म्यूटेशन हो जाएगा जो कार्सिनोमा ग्रोथ कर सकता है, और उससे जो है सो कैंसर भी हो सकता है उस बच्चे को, अंदर में जो फीटस होगा उसको। तो हमेशा जब भी आप एक्सरे यूनिट में हो या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे एक्सरे से इमेज लिया जाए, लाइक एक्सरे हो गया, सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, मेमोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, इन सब जगहों पे अगर आप है, आप काम कर रहे हैं एज ए रेडिएशन वर्कर, और कोई प्रेग्नेंट लेडी अचानक या फिर बिना जानकारी के वो आ जाती है, जिसको ये नहीं पता चलता कि रेडिएशन में नहीं जाना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है, और वो अपने आप ही बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन से चले जाते हैं। कई बार वो डॉक्टर को नहीं बताते कि इस तरीके का है, और आपको अगर ऐसा फील होता है कि ये लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है तो आप उसको एक बार जरूर पूछ ले, और अगर प्रेग्नेंट है तो उसको जो है सो दोबारा डॉक्टर के पास भेजे, वो पूछ के है कि उसे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। वैसे जो आपका नियम है उसमें नहीं देना चाहिए, बट फिर भी एक बार आप डॉक्टर से उसको कंसल्ट करने के लिए जरूर बोले, और इस चीज को वो डिस्कस करके वापिस से आए। प्री इम्प्लांटेशन यानी जो बच्चा होता है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो इम्प्लांटेशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 2 से 3 दिन का टाइम लगता है उसको इम्प्लांट होने में। तो उससे पहले, इम्प्लांट होने से पहले अगर उस स्टेज में कोई महिला होगी, लेडी होगी, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव स्टेज which may cause lethal effect. A high radiation exposure during the first 10 days post conceptions may result in early intrauterine death। यानी अगर उस टाइम पे अगर पड़ेगा तो हो सकता है इम्प्लांटेशन ना हो, और लाइक एबॉर्शन कह सकते हो, उस तरीके का कुछ चीज हो जाए। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखना है। कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन, जब अगर एब्जॉर्ब डोज 100 मिलीग्रे से ज्यादा हो जाए तो उस समय में इस तरीके का जो है सो प्रॉब्लम हो सकता है। ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर इंक्रीज ल्यूकेमिया, अगर कोई लेडी थर्ड तीसरे ट्राइमेस्टर के प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे को ल्यूकेमिया हो सकता है। आप इन सब चीजों का ध्यान जरूर से रखें एज अ रेडिएशन वर्कर। एम ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, अब ये है कि जो रेडिएशन प्रोटेक्शन का एम क्या है। जो भी हमारे यहाँ रूल बना है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कई सारे बोर्ड है, वो वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। इसी चैप्टर का वीडियो है, चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 होगा शायद वो, और आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग बोर्ड के बारे में उस वीडियो में डिस्कशन किया गया है। तो उसका एम क्या है उस चीज का, ठीक है। शुड प्रिवेंट
deterministic effect and minimize the probability of a stochastic effect to legal deemed to be accepted। यानी जो आपका डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट है और स्टोकास्टिक इफेक्ट है, उस चीज को जो है सो मिनिमाइज करे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो रेडिएशन का बोर्ड्स, रेडिएशन यूज बोर्ड्स वगैरह जो बोर्ड बना है, जिसके परमिशन से कितना रेडिएशन कहाँ यूज करना है, किस तरीके का यूनिट होना चाहिए, वो सब जो डिसाइड हुआ है उस बोर्ड के साइड से, ज्यादातर इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। बाकी डोज लिमिट्स फॉर ट्रेनिंग, जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, सीखने जाते हैं रेडिएशन यूनिट में, उन लोगों के लिए डोज लिमिट क्या होना चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और मुश्किल से 2 से 3 मिनट का और टाइम है, उसके बाद चैप्टर आपका समाप्त होता है। द ट्रेनिंग एज लिमिट शुड बी अबव 16 years एंड द एनुअल डोज लिमिट इज 6 मिलीसीवर्ट। यानी 16 साल से ज्यादा का होना चाहिए वो इंसान जो सीखने के लिए जा रहे हैं। जो व्यक्ति सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एक्सरे का टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो उसका एज 16 साल से ज्यादा होना चाहिए। और साल में 6 मिलीसीवर्ट का डोज से ज्यादा नहीं पड़े तो बेहतर है। वैसे कई जगहों पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन ना होने पे, सील्डिंग ना होने के कारण उससे ज्यादा भी डोज हो जाता है, लेकिन डोज लिमिट ये है आपका। मेथड ऑफ रेडिएशन कंट्रोल। अब जो है रेडिएशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो मेनली ये 3 चीजों को ध्यान में आप रखें और उससे जो है आप अपने ऊपर रेडिएशन डोज पड़ने वाले को जो है डोज को कम कर सकते हैं। पहला तो टाइम है, दूसरा सील्डिंग है, तीसरा डिस्टेंस। ठीक है, अब टाइम, सील्डिंग और डिस्टेंस किस तरीके से मैटर करता है। इफ डिस्टेंस इज डबल, रेडिएशन इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर 4। अगर जहां पे रेडिएशन का वो सोर्स है, जहां से रेडिएशन निकलेगा, वहां से जहां आप खड़े होते हैं वहां का डिस्टेंस अगर आप डबल कर देते हैं, तो जो आप पे पड़ने वाला रेडिएशन होगा वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसके बाद आपका टाइम है, बहुत कम समय के लिए एक्सपोजर हो तो बेहतर है। सील्डिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए, लाइक लीड का सील्डिंग होना चाहिए, लीड एप्रॉन होना चाहिए, गोनेट्स वगैरह गोनेट सील्ड होना चाहिए। ये आपका रेडिएशन प्रोटेक्शन अगला चैप्टर है और कुछ दिनों में आपको जो है वो भी वीडियो मिल जाएगा, आप उस चीज को चेकआउट कर सकते हैं। लगातार इस पे वीडियो मिलता रहेगा, नोट्स मिलता रहेगा। आप इस नोट से बहुत अच्छे से जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। रेगुलेशन, रेडिएशन रेगुलेशन इन इंडिया। अब जो हमारा इंडिया है उसमें रेडिएशन का रेगुलेशन का क्या रूल है। द यूज ऑफ रेडिएशन पेनिट्रेटिंग इक्विपमेंट एंड radioactive material in India is controlled by Atomic Energy Act 1962 enacted by the central government। ठीक है, हमारे यहाँ एक बोर्ड है एटॉमिक एनर्जी एक्ट, या फिर ये एक्ट है, ये बोर्ड भी है, एटॉमिक एनर्जी का एक बोर्ड भी है। इस तरीके का एक बोर्ड है जो भी कंट्रोल करता है, परमिशन देता है कि कितना रेडिएशन यूज करना चाहिए। और इस एक्ट के जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 में बनाया गया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, तो उससे भी रेगुलेट होता है कि कितना रेडिएशन यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड constituted by the government of India in November 1983 under section 27 of the act। अब जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा ज्यादा सेंसिटिव होता है, किस तरीके का क्या है, आप इस पॉइंट को देख ले। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सेल व्हिच आर एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग आर मोर सेंसिटिव। यानी शरीर का वैसा जगह, वो सेल जो लगातार रिप्रोड्यूस होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, वो जो है बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होता है। जैसे ब्लड सेल्स हो गए, गोनेट्स के सेल्स हो गए, ये वगैरह बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। मसल्स एंड नर्व सेल्स आर नियरली इनसेंसिटिव टू रेडिएशन। और जो मसल्स और नर्व सेल्स है वो बहुत कम ही मतलब सेंसिटिव होता है, नहीं के बराबर सेंसिटिव होता है रेडिएशन के। गोनेट्स आर मोर सेंसिटिव टू रेडिएशन। गोनेट्स जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है रेडिएशन के। सेल्स आर मोस्ट सेंसिटिव व्हेन दे आर रिप्रोड्यूसिंग, नॉट द presence of oxygen increase sensitivity to radiation। जो ऐसा सेल जो लगातार प्रोड्यूस करता हो, डिवाइड करता हो खुद को, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। एंड जिसके पास ऑक्सीजन का रिच बहुत ज्यादा हो, वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। रीजन की अगर ऑक्सीजन का रिच ज्यादा होगा तो बहुत जल्दी वो जो है डिवाइड करेगा,
और अगर डिवाइड करेगा तो लगातार डिवाइड करने वाला सेल्स की कैटेगरी में आएगा और वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। Because in the presence of O2, cells are more active toward reproduction or replication. If the tumor is given a massive dose to destroy it completely, the patient might die as well because tumor contain anoxic cells, cell with insufficient oxygen, when tend to be inactive. अब अगर किसी ऐसे मतलब पेशेंट को जिसको ट्यूमर हो, उसको रेडिएशन दिया जाए ये सोचकर कि रेडिएशन से उस ट्यूमर को खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या हो सकता है कि जिस पर्सन को भी रेडिएशन का थेरेपी दिया जाएगा वो पर्सन का डेथ भी हो सकता है। रीजन, क्योंकि जो ट्यूमर में जो सेल्स होते हैं ना, उसके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होते हैं, उसके पास बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होने के कारण वो इनएक्टिव होता है, और अगर वो इनएक्टिव स्टेट में होता है तो उसको रेडिएशन से मारना बहुत डिफिकल्ट होगा। उसकी वजह से वो सेल्स ट्यूमर वाला तो नहीं खत्म होगा, पर जो सेल्स उसके बॉडी में एक्टिव होगा, जिसके पास थोड़ा बहुत भी ऑक्सीजन होगा, उसको रेडिएशन लगेगा और उसकी वजह से जो सेल काम कर रहा होगा, अच्छा सेल होगा बॉडी में, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अल्टीमेटली उस पर्सन का डेथ भी हो सकता है। तो ये था आपका सारा चैप्टर। अब ये चैप्टर आज आपका खत्म हुआ। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए सेशन को, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। बाकी के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, रेडिएशन प्रोटेक्शंस के भी मिल जाएंगे। एक एक करके जो है सो आपका सारा चैप्टर, सारा बुक जो है सो खत्म कर दिया जाएगा। उस पे जो बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स है उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, और आप इस नोट्स को मैच करेंगे तो आपको सारा का सारा उसी बुक से जो है पॉइंट मिलेगा। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।